हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज बेटा हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम आज क्या बात करेंगे? हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अपवाद के बारे में बात करेंगे कि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे मेंडल ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लेक्चर से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ये अपवाद कौन कौन से हैं जो डेविएट करते हैं फ्रॉम द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनसे हटकर जो रिजल्ट हमें मिला देखने को, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए ये स्टार्ट करते हैं बेटा हम। तो एक्सेप्शंस क्या क्या थी हमारी, किसकी एक्सेप्शंस, किसकी? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। So the basic principles of heredity were initially discovered by the Mendel in 1866। ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हेरिडिटी के, मेंडल द्वारा डिस्कवर किए गए थे 1866 में। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को दोबारा से डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? डी व्रिस के द्वारा, कोरेंस के द्वारा, कार्ल कोरेंस के द्वारा एंड चेरमार्क के द्वारा इन 1900। ठीक है, पहले मेंडल ने दिया, पी प्लांट पर काम करके उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, प्रिंसिपल्स दिए कि ये जो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का कैसे होता है, ठीक है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये उन्होंने दिया। और काफी समय तक इनकी जो डिस्कवरी थी वो क्या रही? बिल्कुल छुपी हुई रही, बिलीव नहीं किया कि काफी लोगों ने। मगर उनकी जो डिस्कवरी थी, उनका जो प्रपोज किए थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उनको दोबारा रीडिस्कवर किया था डी व्रिस, कोरेंस एंड चेरमार्क द्वारा 1900 के अंदर। लेटर ऑफ दिस प्रिंसिपल्स वर क्लैरिफाइड एंड कंफर्म्ड बाय सेवरल रिसर्चर्स। ठीक है, आगे चलकर ये जो प्रिंसिपल्स थे इनको और क्लैरिफाई किया गया, अच्छे तरीके से समझाया गया और वो कंफर्म किया गया काफी सारे रिसर्चर्स के द्वारा। एंड सम न्यू कॉन्सेप्ट्स वर इन्वेस्टिगेटेड। कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिले जो कि मेंडल की स्टडी से बिल्कुल विपरीत थे। ठीक है, सम ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट वर एट वेरिएंस। जैसा कि मैंने बताया अभी कि मेंडल की जो डिस्कवरी थी, उसके जो प्रिंसिपल्स थे उनके विपरीत थे। और इन्हीं फाइंडिंग, इन्हीं जो वेरिएशन हमें देखने को मिली, ठीक है, अवे फ्रॉम द मेंडल की जो फाइंडिंग्स थी, इन्हीं हम कहते हैं मेंडेलियन डेविएशंस और एक्सेप्शन और एनोमलीज। क्या कहते हैं? और एनोमलीज कहते हैं। ठीक है, अपवाद जो हमें देखने को मिला था किसके अंदर? मेंडल के लॉज के अंदर, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। इनमें से कुछ अपवाद क्या है? सबसे पहला हमारा क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। दूसरा हमारा कौन सा? कोडोमिनेंस है। तीसरा हमारा कौन सा? मल्टीपल एलील्स है। चौथा हमारा लिंकेज है। पांचवा हमारा लीथल जीन्स है। छठा हमारा जीन इंटरेक्शंस है। सातवां हमारा यूरोट्रोपिक जीन इफेक्ट है। आठवां हमारा पॉलिजेंस है। नौवां हमारा कौन सा था? इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, पर्यावरणीय प्रभाव के द्वारा भी हमें कुछ अपवाद हमें देखने को मिले थे। और इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक, लास्ट हमारा कौन सा? साइटोप्लाज्मिक और मैटरनल इफेक्ट्स। इनके बारे में जो हम स्टडी करेंगे, खास करके जो मेन हमारे कौन कौन से हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपलीज, लिंकेज, लीथल जीन, जीन इंटरेक्शन, प्लियोट्रोपिक जीन इफेक्ट, पॉलिजेंस। इनके बारे में हम स्टडी करने जाएंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हमें म्यूटेशन के द्वारा हमें देखने को मिली थी, जो चेंज हमारे होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को उठाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में बेटा, हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की? ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है एक जीन होता है और वो जीन क्या करता है? एक ट्रेट को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। जीन क्या करता है? एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। और जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। ठीक है, एलील्स कहते हैं। इफ नाइदर ऑफ एलील्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मान ले वहां पर हमारे क्या था?
लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन आई थी हमारी, जब हमने प्योर टॉल प्लांट और प्योर डॉर्फ प्लांट को आपस में क्रॉस करवाया था। तो सारे प्लांट हमारे क्या थे, टॉल थे। तो अगर ऐसा हो कि ना तो ये एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ना ही ये एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, और इनका क्या देखने को मिले हमें, कोई इंटरमीडिएट, क्या देखने को मिले, इंटरमीडिएट रिजल्ट हमें देखने को मिले, तो उसे कहते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऐसी कंडीशन जिसमें नाइदर ऑफ द एलील्स, ठीक है, क्या होगा बेटा, नाइदर ऑफ द एलील्स, डेफिनेशन की बात करें एक बार, नाइदर ऑफ एलील्स, नाइदर ऑफ एलील्स एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है, कोई भी एलील क्या है, डोमिनेट नहीं कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है, दोनों ही पार्शियली क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और एक अलग ही ट्रेट हमें देखने को मिलता है, वो कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो मेंडल ऑलवेज ऑब्जर्व कंप्लीट डोमिनेंस, जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट लॉ के अंदर भी, सेकंड में भी, और जो थर्ड लॉ था उसके अंदर भी, F1 जनरेशन में हमें कंप्लीट डोमिनेंस हमें देखने को मिला था टॉल प्लांट का, वहां से रेड एंड येलो कलर ऑफ सीड्स का, ठीक है, येलो एंड राउंड सीड्स का, ठीक है, और वन एलील ओवर द अदर फॉर ऑल द 7 कैरेक्टर्स, जितने भी 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे उनमें हमें कंप्लीट डोमिनेंस हमें देखने को मिला था एक एलील का दूसरे एलील के ऊपर, ठीक, जो कि इन्होंने गार्डन पी के अंदर स्टडी किया था। आगे चलकर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो रिपोर्टेड, ठीक है, तो इनको देने वाले को देखो, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, वो स्टडी करने वाले कौन थे, कार्ल कोरेंस थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को स्टडी करने वाले कौन थे, कार्ल कोरेंस थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, मेंडल के जो प्रिंसिपल्स थे इनको ध्यान में रखकर एक प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, और प्लांट का नाम क्या था, 4 o'clock प्लांट, ठीक है, प्लांट का नाम क्या था, 4 o'clock प्लांट था, और इसका जो साइंटिफिक नेम हमारा कौन सा है, मिराबिलिस जलापा, ठीक है। तो कार्ल कोरेंस ने मेंडल्स के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए 4 o'clock प्लांट के ऊपर, मिराबिलिस जलापा के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। ये जो 4 o'clock जो प्लांट है, यहाँ पर अगर हम देखने के देखें तो 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा रेड एंड व्हाइट फ्लावर, ठीक है, रेड एंड व्हाइट फ्लावर हमें देखने को मिलता है 4 o'clock प्लांट, और साइंटिफिक नेम क्या इसका, मिराबिलिस जलापा, ठीक है। तो ये प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज है, रेड कलर के फ्लावर की और व्हाइट कलर के फ्लावर की, ठीक है। इसके अलावा जो स्नैपड्रैगन प्लांट है, इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है, उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें देखने को मिला। तो स्नैपड्रैगन का जो साइंटिफिक नेम क्या है, एंटीराइनम मेजस, ठीक है, इसका क्या नाम है, एंटीराइनम मेजस, इसका कंप्लीट साइंटिफिक नेम है, जिसके ऊपर क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जो, जिसके अंदर हमें क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें देखने को मिली थी। इस केस के अंदर भी रेड एंड व्हाइट फ्लावर होते हैं प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज के अंदर, और जो क्रॉस कराने के बाद आपस में दोनों प्योर ब्रीडिंग वैरायटी के बीच में क्रॉस कराने के बाद, यानी कि रेड एंड व्हाइट ऐसे 4 o'clock प्लांट जिसके अंदर हमें क्या रेड एंड व्हाइट फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं, इनके बीच में क्रॉस करवाया किसने, कार्ल कोरेंस ने, और उन्होंने F1 जनरेशन में क्या देखने को मिला, F1 जनरेशन में हमें देखने को मिला कि नाइदर ऑफ द एलील्स एक्सप्रेस देयर देमसेल्फ, बट एट इंटरमीडिएट कंडीशन हमें देखने को मिली, हमें पिंक फ्लावर हमें देखने को मिले, जो कि एक एक्सेप्शन है किसकी, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस की, ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक्सेप्शन है, ठीक है। वहां तो सारे क्या थे, अगर अकॉर्डिंग टू मेंडल की बात करें तो उसके हिसाब से तो ये सारे के सारे फ्लावर हमारे क्या होने चाहिए थे, रेड होने चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि रेड इज डोमिनेंट और व्हाइट इज रिसेसिव। अब अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ फ्लावर हमें रेड मिले, कुछ हमें व्हाइट मिले, मगर कुछ फ्लावर ऐसे थे जो हमें पिंक कलर के हमें देखने को मिले।
तो यहां से कंफर्म हो गया कि हर केस में क्या है, जो एलील होते हैं डोमिनेट नहीं करते हैं, बल्कि दे एक्सप्रेस टुगेदर, नाइदर ऑफ कंप्लीटली डोमिनेट एक्सप्रेस इटसेल्फ, बट एन इंटरमीडिएट कंडीशन इज देयर, जिसे हमने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, क्रॉस बिटवीन रेड एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट्स प्रोड्यूस प्लांट्स विद इंटरमीडिएट फ्लावर कलर, पिंक कलर। तो हमें कह रहे हैं पिंक कलर फ्लावर हमें देखने को मिला F1 जनरेशन के अंदर। और जो रेशियो में देखने को मिली, जो फिनोटाइपिक रेशियो में क्या देखने को मिली, 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट वाज ऑब्जर्व्ड इन F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन को आपस में सेल्फ क्रॉस करवाया गया, तो हमें क्या देखने को मिला F2 जनरेशन में, एक कंप्लीट रेड हमें देखने को मिला, 2 पिंक फ्लावर हमें देखने को मिले और 1 व्हाइट फ्लावर हमें देखने को मिला, जो कि फिनोटाइपिक रेशियो थी मेंडल की 3:1 थी, जिसमें टॉल प्लांट 3 थे और 1 प्लांट हमारा डॉट था। मगर ऐसे यहाँ पर देखने को नहीं मिला हमें। यहाँ पर जो रेशियो थी फिनोटाइपिक रेशियो हमारी डेविएट कर गई, तो 1 रेड मिला हमें, 2 पिंक मिले हमें और 1 हमें क्या मिला, व्हाइट फ्लावर हमें मिला। तो ये डेविएशन हमें देखने को मिली इन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द कार्ल कोरेल्स। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे क्रॉस के द्वारा तो कैसा रिजल्ट हमें देखने को मिला था। तो सबसे पहले रेड फ्लावर जो 4 o'clock प्लांट था हमारा, उसके बीच में क्रॉस कराया गया, एक व्हाइट फ्लावर था उसके बीच में क्रॉस कराया गया। तो फर्स्ट जनरेशन हमारे यहाँ पर 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल R, एक 2 अलग हो गए, सेग्रीगेट कर गए। ठीक है, ये गैमेट क्या है, रैंडमली आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। जो F1 जनरेशन में जीनोटाइप आएगा हमारा क्या है, कैपिटल R और स्मॉल r आएगा। मगर जो कलर है फ्लावर का हमारा कैसा आया, पिंक फ्लावर आया हमारा, पिंक कलर का फ्लावर आया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो R है, रेड कलर है, इज नॉट डोमिनेट ओवर द व्हाइट फ्लावर। देखिए स्मॉल r को डोमिनेट नहीं कर रहा है, ना ही R कंप्लीटली सुप्रेस हो रहा है, बल्कि इनका मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। जब F1 के बीच में, F1 जनरेशन और फील्ड 1 जनरेशन है, इनके बीच में सेल्फ क्रॉस करवाया, सेल्फिंग करवाई, तो F2 जनरेशन में क्या देखने को मिला, एक रेड फ्लावर हमें देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि पेरेंट को कैरेक्टर शो कर रहा था। 2 हमें पिंक कलर के फ्लावर हमें देखने को मिले और एक हमें क्या देखने को मिला, व्हाइट कलर का फ्लावर हमें देखने को मिला। टोटल जो प्योर ब्रीडिंग वैरायटी थी पेरेंट की व्हाइट फ्लावर की, उसके जैसा हमें देखने को मिला इसका जीनोटाइप। हालांकि जीनोटिपिकली ये जो रेशियो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग आ रही है, 1:2:1 आ रही है। मगर अगर हम देखें, फिनोटाइपिकली देखें, तो दोनों फ्लावर हमारे पास कैसे आ रहे हैं, पिंक आ रहे हैं। हालांकि इनके पास क्या है, कैपिटल R प्रेजेंट है, मगर इनका फिनोटाइप क्या है, 2 है, यानी कि पिंक है। तो एक कंप्लीट रेड हो गया हमारा, एक हमारा क्या हो गया, व्हाइट फ्लावर हो गया, एक हमारा 2 हमारे पिंक हो गए। तो जीनोटाइपिक रेशियो हमारी क्या आ रही है यहाँ पर, 1:2:1 आ रही है, जो कि टिपिकल मेंडेलियन जो जीनोटाइपिक रेशियो है उसको फॉलो करती है। मगर फिनोटाइपिकली ये रेशियो अलग है। यहाँ पर एक कंप्लीट रेड है, एक 2 पिंक है और एक हमारे क्या है, व्हाइट है। ये दिखाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो बिहेवियर है कुछ प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिला, जो कि एक एक्सेप्शन है किसकी, मेंडल्स लॉ की। तो यहाँ पर राइट साइड आप देख पा रहे हो, सेम मिराबली जलापके में क्रॉस कराया गया। एक तरफ रखे गए हमारे पास किसके गैमेट, पुनेट स्क्वायर के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ प्योर व्हाइट ब्रीडिंग वैरायटीज हैं और एक हमारे पास क्या, प्योर रेड कलर की वैरायटी हमारे प्रेजेंट है। जिनके बीच में क्रॉस करवाया तो हमें क्या देखने को मिला F1 जनरेशन में, देखो यहाँ पर W और R, R पहले की डोमिनेंट है, RW 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 RW। मगर जो कलर हमें देखने को मिला F1 जनरेशन में फ्लावर्स का, हमें क्या देखने को मिला, पिंक कलर का फ्लावर्स हमें देखने को मिले। ठीक है, यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों अलील क्या करें, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। यानी कि जो R है, रेड कलर का जो अलील है, ये अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, ना ही ये डोमिनेट कर पा रहा है पूरी तरीके से
ठीक है, नहीं पूरी तरह सुप्रेस हो रहा है, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर, ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो हमें पिंक कलर हमें देखने को मिलता है। ठीक, कलर को अगर मैच करते हैं, मिक्स करते हैं तो पिंक कलर हमें देखने को मिलता है। तो एक इंटरमीडिएट कंडीशन हमें देखने को मिलती है सारे सारे पिंक फ्लावर पे। तो एक्सेप्शन हो गई लॉ ऑफ डोमिनेंस की हमारी, ठीक है। मगर इसी जनरेशन में दोबारा हमने क्रॉस करवाया तो रेशियो में क्या मिली, 1:2:1 हमें देखने को मिली। एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट हमें देखने को मिला, ठीक है। दिस इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। एक सेकंड एग्जांपल दिखा रखा फाउल के केस में। यहां पर एक ब्लैक कलर का फाउल है, कंप्लीट प्योर ब्रीडिंग वैरायटी है फाउल की। एक हमारे पास क्या है, व्हाइट कलर का फाउल है। इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं गैमेट के, जो गैमेट बने, गैमेट में क्या हुआ, एक के गैमेट में गया, यहाँ पर दो गैमेट बने, दोनों के अंदर क्या होगा, ब्लैक कलर का क्या होगा, एलील होगा। सेम इन द केस ऑफ व्हाइट कलर, इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो होना कैसे चाहिए था, ब्लैक कलर का होना चाहिए था। जो ऑफस्प्रिंग हमारे आने चाहिए कैसे आने चाहिए, ब्लैक कलर के आने चाहिए, मगर ब्लैक कलर के नहीं आए। अगेन जो कलर हमारा क्या आया था, वो हमारा ब्लू आया था, ठीक है। यानी कि जब ब्लैक कलर के फाउल और व्हाइट कलर के प्योर ब्रीडिंग फाउल के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन हमारे आती है तो कलर कैसा आता है, ब्लू आता है। अगर इस F1 जनरेशन को दोबारा हम सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो F2 जनरेशन में अगेन हमारी रेशियो हमारी क्या आएगी, 1:2:1 आएगी हमारी, सेम एज द केस ऑफ मिराबिलिस जलापा, ठीक है। याद रहेगा बेटा ये। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो रेशियो हमें देखने को मिलती है 1:2:1 हमें देखने को मिलती है, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो दिखा रखा है क्रॉस, ये दिखा के किसके बीच में बेटा, ये दिखा रखा है एंटीराइनम मेजर स्नैपड्रैगन प्लांट के बीच में दिखा रखा है। कंप्लीट रेड कलर का फ्लावर है, एक ऐसा प्लांट इसके पास व्हाइट कलर का फ्लावर है, गैमिट्स बने, इन गैमिट्स के अंदर क्या हो गया, एलिल्स है, इनके बीच में फ्यूजन हुई। तो F1 जनरेशन हमारे हमारे कैसे पिंक कलर की आई, CR एंड CW, ठीक है। R इज द एंड W इज द एलिल्स which control the particular trait of the flower। जैसे कि यहाँ कलर की बात हो रही है तो रेड कलर को कंट्रोल करता है वो लील है, कि W क्या व्हाइट को करता है वो लील है। मगर दोनों साथ में प्रेजेंट है तो कंप्लीट डोमिनेंस हमें देखने को नहीं मिलती है, ना ही दोनों एलील को, दोनों से कोई भी एलील एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। मगर एक अलग ही कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, वो हमें कौन सा मिलता है, पिंक कलर का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर गैमेट बनेंगे तो आधे गैमेट के पास क्या होगा, रेड कलर का एलील होगा, आधे गैमेट के पास क्या होगा, व्हाइट कलर का एलील होगा, ठीक है। अब इनकी सेल्फिंग करवाई तो हमारी जो रेशियो F2 जनरेशन क्या मिली, हाफ CR हाफ CW हाफ CR हाफ CW, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, तो CR तो रेड कलर का फ्लावर में देखने को मिला, CR और CW से मिला तो अगेन सेम F1 वाली जनरेशन में देखने को मिली। जो F1 वाला जो जीनोटाइप था, F1 वाला फिनोटाइप में देखने को मिला। यहाँ पर कलर हमारा पिंक आया। अगेन सेकेंड वन को अगर फ्यूज कराएंगे, इस वाले फ्यूज करता है तो हमारा क्या आएगा, CR CW, यानी कि इस केस में भी हमारा जो फ्लावर का कलर होगा वो कैसा होगा, पिंक होगा। फोर्थ केस में हमारे पास क्या आया, CW, यानी कि कंप्लीट व्हाइट फ्लावर हमें देखने को मिला, ठीक है। तो रेशियो हमारे पास आएगी 1:2:1 रेशियो हमें देखने को मिली, ठीक है। F2 जनरेशन की ये जो रेशियो है फिनोटाइपिक रेशियो है, मगर इट रिजेंबल्स द जीनोटाइपिक रेशियो होगा मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या देखने होता है, कंप्लीट एक प्योर टॉल था, दो हाइब्रिड टॉल थे, एक हमारा क्या था, हाइब्रिड डॉर्फ था, सॉरी प्योर डॉर्फ था। मगर यहाँ पर हमें देखने को मिला हालांकि दो हाइब्रिड हैं मगर फिनोटाइपिकली ये बिल्कुल हटकर है। ये पिंक कलर के थे हमारे, ये हमारा रेड कलर का फ्लावर आया, हमारा एक हमारा कौन सा आया, व्हाइट कलर का फ्लावर आया। तो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो हमें देखने को मिलती है राइट अवे फ्रॉम द मेंडलिज्म, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देने वाले कौन थे भाई, वो देने वाले कौन थे, वो थे कार्ल कोरेन, जिन्होंने स्टडी किया, सबसे पहले स्टडी किया था किसके ऊपर, मिराबिलिस जलापा के ऊपर। रेशियो हमारी क्या आई थी, 1:2:1 फिनोटाइपिक रेशियो, जो कि टिपिकल जीनोटाइपिकल रेशियो से मैच करती है मेंडल्स के जो लॉ थे न्यूटन्स के, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के, ठीक है।
तो एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है इसके बारे में, डोमिनेंस क्या कहती है, when experiments other traits in other plant, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट से पी प्लांट के ऊपर के वो रिपीट किया गया दूसरे प्लांट्स के अंदर, क्या इट वाज फाउंड दैट समटाइम्स द F1 had a phenotype type that did not resemble either of the two parents and was in between the two, ठीक है, यानी F1 के अंदर फिनोटाइप हमें देखने को मिली थी वो पेरेंट से रिजेंबल नहीं करती थी, बल्कि क्या था उनके बीच का एक कुछ कैरेक्टर हमें देखने को मिला था, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिखा रखा है यहाँ पर, क्या दिखा रखा है, डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर, ठीक, कॉमन हो गया, डॉग फ्लावर हो गया, एक हो गया हमारा नाम उसका स्नैपड्रैगन हो गया, जो कि एंटी राइनम स्पीशीज का प्लांट है। तो ये बात नोट करने वाली है कि डॉग फ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है, एंटी राइनम मेजर्स, और स्नैपड्रैगन का साइंटिफिक नेम क्या है, एंटी राइनम मेजर्स, ठीक है। या फिर ये पूछा जा सकता है एंटी राइनम मेजर्स का कॉमन नेम क्या है, डॉग फ्लावर हो सकता है या स्नैपड्रैगन, हमारा ऑप्शन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। सबसे बेहतर एग्जांपल है इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो यहाँ पर क्या देखने मिला, इन ए क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, जिसमें ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाया गया। F1 जनरेशन की जो जीनोटाइपिक रेशियो हमारे क्या थी, R और R, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी कौन सी जनरेशन है, R और R हमें देखने को मिली, और सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग थे वो सारे हमारे कैसे थे, पिंक कलर के थे, ठीक है, वाज पिंक, ठीक है, जो कलर हमारे क्या पिंक कलर का देखने को मिला, यानी कि इंटरमीडिएट जो कंडीशन हमें देखने को मिली इन द केस ऑफ स्नैपड्रैगन। पर जब F1 जनरेशन को सेल्फ पोलिनेट करवाया गया, सेल्फिंग करवाई गई, तो F2 जो रिजल्ट जो हमें क्या देखने को मिला, 1:2:1 रेशियो में देखने को मिली। एक कंप्लीट रेड था, दो आपके हाइब्रिड पिंक थे, ठीक है, हाइब्रिड कंडीशन थी, और वो कलर कैसा था उनका, पिंक था, और एक हमारा कंप्लीटली हमारे क्या था, व्हाइट कलर का था, ठीक है। Here the genotype ratio were exactly as we would expect in Mendelian monohybrid cross। तो यहाँ पर हमें जीनोटाइपिक रेशियो में देखने को मिली थी, बिल्कुल एग्जैक्टली कैसी थी, बिल्कुल मेंडल्स के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसके जैसी थी। मगर जो फिनोटाइपिक रेशियो है हैड चेंज, फिनोटाइपिक रेशियो चेंज करके फ्रॉम 3:1 डोमिनेंट, ठीक है, रिसेसिव रेशियो से, वहां पर 3:1 रेशियो हमारी आई थी फिनोटाइपिक रेशियो, मगर ऐसा नहीं था। तो यहाँ वहां पर क्या टॉल 3 और एक हमारा डॉर्फ था, यहाँ पर 1:2:1 हमें देखने को मिली, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो से डेविएशन में यहाँ देखने को मिली। What happened was that R was not completely dominant over R। इसका मतलब क्या हुआ कि जो R है, इनकी जो रेड कलर को जो कंट्रोल कर रहा है, ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है, जो R है वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा है किसके ऊपर, स्मॉल r के ऊपर। एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश RR पिंक फ्रॉम RR रेड एंड RR व्हाइट, ठीक है। ये इसे आसानी होगी कि हम क्या है डिफरेंशिएट कर सके, RR हमारे क्या पिंक कलर का फ्लावर है, और जो आपका दोनों आर ऐसा फ्लावर इसके दोनों आर प्रेजेंट हो रेड हो गया, और छोटे आर इसके अंदर व्हाइट हो गया हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट डोमिनेंस, कि डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली, ठीक है। व्हाई आर सम अलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, कुछ अलील डोमिनेट क्यों होते हैं, कुछ अलील रिसेसिव क्यों होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। टू टैकल दिस क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज, ठीक है। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि जीन क्या कर सकता है, जीन क्या करता है, क्या कर सकता है। तो एवरी जीन जो होता है, एज यू नो बाय नाउ, कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जीन के पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो किसी ट्रेट को, किसी कैरेक्टर को, किसी विशेषता को क्या करने में मदद करती है, एक्सप्रेस करने में मदद करती है, ठीक है। इन्हें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, ठीक है। जो डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म होता है इसके अंदर क्या 2 कॉपी होते हैं हर एक जीन की, जिन्हें हमने क्या कहा था बेटा, एलील्स कहा था, या तो अल्टरनेट फॉर्म में जीन। नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, ठीक है, हमेशा ये जरूरी नहीं कि आइडेंटिकल ही हो। जैसे कि हेटेरोजाइगोट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का जो आपका एलील था एक F1 जनरेशन प्रेजेंट था, तो ये हमारे हाइब्रिड थी, दोनों सेम टाइप ऑफ एलील नहीं थे,
दोनों अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने को मिला था। वन ऑफ द मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस, ठीक है, इनमें से एक हमारे क्या है, डिफरेंट हो गया ड्यू टू सम चेंजेस दैट हैज अंडरगोन, अबाउट विच यू विल रीड फर्दर ऑन एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, लेकिन म्यूटेशन की बात हो रही है, इसमें वेरिएशन आ गई। वेरिएशन आने के कारण क्या हुआ, ठीक है, जीन के अंदर जो वेरिएशन आई, वेरिएशन आने के कारण क्या हुआ, उसके अंदर जो उसके पास जो उस जीन के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो मॉडिफाई कर गई। ठीक है, मॉडिफाई कर गई तो क्या है, उसका जो ट्रेड था वो भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है, अब ये टॉल प्लांट का एक एलील है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है किस चीज के लिए, टॉलनेस के लिए। ठीक है, ये प्लांट को टॉल करने में मदद करेगा। आगे चलकर भविष्य में क्या हुआ, इस एलील के अंदर जो टॉलनेस के लिए इंफॉर्मेशन थी वो चेंज हो गई ड्यू टू वेरिएशन, वेरिएशन के कारण। ठीक है, वेरिएशन के कारण क्या होगी, इसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, म्यूटेशन के कारण इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। तो ये जो एलील है इज नो मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस ऑफ एन प्लांट। ये क्या पता इंटरमीडिएट क्या कर रहे, इंटरमीडिएट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे। ड्यू टू म्यूटेशन क्या हुआ, इसके अंदर चेंज आ गया। अब ये क्या कर रहा है कि इंटरमीडिएट हाइट के लिए इंफॉर्मेशन इसके पास आ चुकी है, ना तो ये टॉल होगा ना ये डॉर्फ होगा, बल्कि बीच की क्या होगी, एक हाइट होगी प्लांट की। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वेरिएशन के कारण इनमें से कोई एक जीन के अंदर, एक एलील के अंदर चेंज आ गया, जो कि जिसके पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन थी किसी ट्रेट को कंट्रोल करने की। अब वो ट्रेट क्या है, एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसके बजाय जो नया जो जीन बना है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है किसी उस ट्रेट के लिए, उस चीज को वो एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद समझते हैं हम। वो एक जीन है जिसके पास है कि इंफॉर्मेशन है एंजाइम बनाने की। ठीक है, और इस जीन की दो कॉपीज हैं, द टू एलिलिक फॉर्म्स। ठीक है, दो कॉपी हैं, दो एलिलिक फॉर्म्स हैं। लेट अस अज्यूम एज मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलील, दो एलील में से एक नॉर्मल एलील जो होते हैं होंगे इनके, वो क्या है, नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करेंगे दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट एस। ठीक है, तो ये एक सबस्ट्रेट एस है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है ई की, और इस एंजाइम को बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो जीन के पास है। ठीक है, एक जीन के पास है जो इस एंजाइम को, एक जीन है जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है कि वो एंजाइम ई बनाएगा, और जीन की दो एलिलिक फॉर्म है। मान लो हमने स्मॉल ई से डिनोट कर दिया इसको, या कैपिटल ई से कर दिया डिनोट, दो एलिलिक फॉर्म होगी। तो नॉर्मल जो एलील होगा वो एक नॉर्मल एंजाइम बनाएगा जो इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर यहां तक ये? ठीक है, थ्योरेटिकली बात करें, अगर थ्योरेटिकली बात करें जो मॉडिफाइड एलील है, अगर इसमें चेंज आ जाए, अगर ये ई की जगह जो आपका एंजाइम था जिसके पास एलील थे दो ई के, इसके अंदर चेंज आ गया, तो क्या हो, मान लो यहाँ पर एक कैपिटल ई आ गया और एक हमारे पास स्मॉल ई आ गया। अब ये जो नॉर्मल एंजाइम बन रहा था हमारा ई, अब इसके बजाय हमारा क्या बनेगा, दूसरा एंजाइम बनेगा E1, E1 बनेगा। ठीक है, अभी E1 जो बना एंजाइम, ये किसी और सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा, जिसके पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी कि सबस्ट्रेट को, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, उसकी इंफॉर्मेशन होगी, उसी को क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। इस E1 के पास इस S के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो E1 एंजाइम बना, जो डिफेक्टिव एंजाइम बना, वो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करने वाला। ठीक है, सीधी सी बात है। मान लो एक ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर भाई, मान लो स्टार्च है,
स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है ये आपका जो अल्फा अमाइलेज एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है इसको फाइनली किसके अंदर, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर, या फिर आपका अल्फा जो अमाइलेज एंजाइम अमाइलोज में, ठीक है, कन्वर्ट करता है अल्फा अमाइलोज से इसको अमाइलेज एंजाइम लगता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है फाइनली आखिरी में। तो अल्फा अमाइलेज को बनाने के लिए एक जीन है, ठीक है, मान लो अल्फा जीन है, मान लो इसकी दो एलिक फॉर्म है और उन एलील्स के अंदर कोई चेंज आ जाता है, यानी कि जीन के अंदर कोई चेंज आ जाता है तो ये अल्फा अमाइलेज नहीं बनाएगा, अल्फा अमाइलेज नहीं बनेगा तो स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है, यानी कि चेंज आ गया, अब वो चेंज आने के कारण क्या स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं करेगा बल्कि किसी दूसरे सबस्ट्रेट को ब्रेकडाउन करना करेगा जिसके पास उसकी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, वो स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं करेगा क्योंकि उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उस जीन के पास अल्फा अमाइलेज बनाने की, वो सारी इंफॉर्मेशन चेंज होगी ड्यू टू मॉडिफिकेशन, जिसके चलते नॉर्मल एंजाइम नहीं बनेगा, नॉर्मल एंजाइम नहीं बनेगा तो स्टार्च का कन्वर्सन नहीं होगा किसके अंदर, अल्फा अमाइलोज के अंदर, ठीक है। तो थ्योरेटिकली बात करें जो मॉडिफाइड एलील है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, नॉर्मल और लेस डेफिशिएंट एंजाइम, चाहे तो नॉर्मल क्या बनाएगा एंजाइम बनाएगा या फिर ऐसा एंजाइम बनाएगा जिसकी एफिशिएंसी क्या है कम है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ए नॉन फंक्शनल एंजाइम, ऐसा एंजाइम बनेगा जो किसी काम का नहीं है, ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी की जिसमें कोई भी एंजाइम ना बने। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है किसके अंदर, जब मॉडिफाइड एलील के अंदर, ठीक है भाई। अल्फा 1 अल्फा 2 दो एलील हैं, ये नॉर्मल एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मगर ये अल्फा नहीं ले लो यहाँ पर बेटा दोनों, ठीक है, अगर एक एलील में चेंज आ जाता है तो यहाँ पर क्या है, एक अल्फा 1 नॉर्मल एलील हमारे पास है तो नॉर्मल एंजाइम इस केस में हमारा बनेगा मगर उसकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दो कंडीशन हो सकती हैं, एक अल्फा 1 हमारा नॉर्मल एंजाइम है, ठीक है, मॉडिफिकेशन करने क्या हुआ, अल्फा 1 और अल्फा 2 हो गया, एक एलील चेंज हो गया, नया मॉडिफाई हो गया। अब अल्फा 1 के अंदर क्या हुआ, नॉर्मल हमारा एलील है तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, कुछ अमाउंट में हमारा क्या बनेगा, नॉर्मल एंजाइम हमारा बनेगा, ठीक है, या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक एलील के मॉडिफाई होने के कारण जो एंजाइम बना हमारा वो क्या लेस एफिशिएंट है, या फिर क्या हो सकता है कि दोनों ही आपके एलील चेंज हो जाएं और वो एंजाइम हमारा कैसा बने, नॉन फंक्शनल एंजाइम बन जाए हमारा, या फिर ऐसा प्रोडक्ट बने, ऐसा जीन तैयार हो गया हमारा, ऐसी इंफॉर्मेशन उसके पास आ गई जो किसी प्रकार का एंजाइम बनाने के लिए कारगर नहीं है। इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील। पहले केस में क्या था, हमारा जो मॉडिफाइड एलील है वो अनमॉडिफाइड एलील के बराबर है। It will produce the same phenotype or trait, result in the transformation of substrate S. Such equivalent allele pairs are very common, but if the alleles produce a non-functional enzyme or no enzyme, though phenotype may be affected. ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पहले केस में हमारा क्या था कि आपका नॉर्मल एंजाइम बनेगा, लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा, उस केस में तो जो आपका मॉडिफाइड एलील है वो लगभग इसके जैसा है, अनमॉडिफाइड एलील के बराबर है क्योंकि सेम एंजाइम वो लगातार बना रहा है और उस सबसेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाए एलील्स का और ये जो एलील्स है ये क्या करे, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, और एंजाइम ही ना बनाए, जो फिनोटाइप होगा किसी ऑर्गेनिज्म का बिल्कुल ही कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इन केस ऑफ इंसुलिन है, अगर इंसुलिन नहीं बनता है तो शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि जो जीन था उसके अंदर म्यूटेशन हो गई जो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, इंसुलिन बनाने के लिए।
अब इंसुलिन नहीं बनेगा तो जो शुगर लेवल है वो लगातार बढ़ता जाएगा बॉडी में, तो उसका फिनोटाइप क्या है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, द फिनोटाइप ऑफ ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। जो फिनोटाइप है, जो ट्रेट है, जो विशेषता है, वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, अनमॉडिफाइड एलील है, जो नॉर्मल एलील है उसके ऊपर डिपेंड करती है। द अनमॉडिफाइड फंक्शनल एलील which represent the original phenotype is dominant allele। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, जो अनमॉडिफाइड फंक्शनल एलील था, जो नॉर्मल एलील था, इट इज ए डोमिनेंट ओवर द मॉडिफाइड एलील, इज जनरली द रिसेसिव एलील। जैसे कि मैंने बताया कि दो एंजाइम बने, एक अल्फा 1 बना, एक अल्फा 2, एक एंजाइम के दो एलील थे। ठीक है, इसमें जो अल्फा 1 है ये नॉर्मल एलील है, और अल्फा 2 हमारे क्या है, ये मॉडिफाइड एलील है। मगर फिर भी ये नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अल्फा 1 एलील है इज डोमिनेट ओवर द अल्फा 2 एलील। ठीक है, हेंस इन द एग्जांपल अबाउट द रिसेसिव ट्रेट is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced। तो एग्जांपल हमें क्या देखने को मिला, जो रिसेसिव ट्रेट हमें कब देखने को मिला, जब नॉन फंक्शनल एंजाइम हमारा बन रहा था, और इस कंडीशन में जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें रिसेसिव ट्रेट हमें देखने को मिला। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इसका, डोमिनेंस का और किसका भाई, रिसेसिव का। तो ये तो था हमारा लेक्चर आज का, किसके बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। आशा करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे सेकेंड हमारा पॉइंट था कोर डोमिनेंस का। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। तो मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर में, एक नए जोश के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन क्या हो बेटा, शुभ हो।